हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस मतलब कैसे होगा। इफ़ टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है तो कैसे चेंज होगा, वेलफेयर एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कैसे चेंज होगा। आज हम लार्ज कंट्री केस देखेंगे। स्मॉल कंट्री एंड लार्ज कंट्री में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जो स्मॉल कंट्री है वो जो है विल नॉट अफेक्ट प्राइसेस या रिलेटिव प्राइसेस कह सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेटिव प्राइसेस। लार्ज कंट्री अफेक्ट करेगा, तो ये एक डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। We will now build on our presentation of section 7.4 to analyze the effect of growth on production, consumption, trade and welfare. जो हमने 7.4 में समझा है कि प्रो ट्रेड, कंजम्पशन में प्रो ट्रेड, प्रोडक्शन में प्रो ट्रेड, जो भी है न्यूट्रल है, एंटी ट्रेड है, उसका इफ़ेक्ट किस तरीके से ग्रोथ का इफ़ेक्ट प्रोडक्शन पे, कंजम्पशन पे, ग्रोथ यानी फैक्टर ग्रोथ का इफ़ेक्ट कंजम्पशन पे, प्रोडक्शन पे, वेलफेयर पे किस तरीके से पड़ेगा। When the nation is sufficiently large to affect the relative commodity prices at which it trades, तो इतना मतलब हम इस सेक्शन में ये समझ रहे हैं कि ग्रोथ हो रहा है, अगर फैक्टर का ग्रोथ हो रहा है, फैक्टर का सप्लाई बढ़ रहा है, लेबर का ग्रोथ हो रहा है या कैपिटल का ग्रोथ हो रहा है, तो उसका असर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रेड या वेलफेयर पे किस तरीके से पड़ेगा। उस नेशन पे जो नेशन बहुत लार्ज है, जो कि रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस को अफेक्ट कर रहा है, सो दैट द नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब जब प्राइसेस को अफेक्ट कर रहा है, यानी प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट्स जब चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड भी चेंज होगा, क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। In section 7.4a we examine the effect of growth on nations terms of trade and welfare। तो ये जो सेक्शन है 7.5a, इसमें हम देखेंगे कि ग्रोथ जब हो रही है तो उसका असर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड वेलफेयर पे क्या हो रहा है। 7.5b we deal with the case where growth by itself might improve the nation's welfare, but its terms of trade deteriorate so much as to make nation worse off after growth than before। तो 7.5b में हम ये देखेंगे कि ग्रोथ के वजह से, खुद ग्रोथ जो है, ग्रोथ होने के वजह से नेशन का वेलफेयर तो बढ़ रहा है, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो डेटीरियोरेट हो जाएगा। और उसके साथ साथ जब टर्म्स ऑफ ट्रेड इतना डेटीरियोरेट हो रहा है, यानी वो वेलफेयर जो बढ़ा है उससे ज़्यादा टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट हुआ है, कि वो इफ़ेक्ट करता है नेशन को वर्स ऑफ करने में। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि आपको हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। आपको हमने कहा कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, साथ ही साथ मैं आपको ये भी कह रही हूँ, ठीक है पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत फ़ोन भी यूज़ करो, लेकिन आपने फ़ोन इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया कि आपने पढ़ाई नहीं कर पाए, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए या याद नहीं रख पाए, इस वजह से आपका जो मार्क्स है वो कम हो गया। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड देखो, वेलफेयर जो था वो वेलफेयर इंक्रीज़ हुआ, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो था वो डेटीरियोरेट होगा। और जो टर्म्स ऑफ ट्रेड इतना डेटीरियोरेट हो गया कि वो जो वेलफेयर इंक्रीज़ हुआ था वो भी अब कम हो गया, यानी नेशन का वेलफेयर कम हुआ, नेशन वर्स ऑफ हो गया आफ्टर ग्रोथ। Finally, section 7.5c we examine the case where growth leads to improvement in countries terms of trade and welfare। और 7.5c में हम देखेंगे कैसे ग्रोथ के वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होता है एंड इवेंचुअली वेलफेयर भी इंक्रीज होता है। ग्रोथ एंड नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड वेलफेयर किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है ग्रोथ टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड वेलफेयर को, ये हम इधर देखेंगे। इफ़ ग्रोथ रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स ऑफ टाइप और टाइप, यानी ग्रोथ हो रहा है, लेबर का ग्रोथ हुआ है, समझो लेबर इंक्रीज हुआ है, लेबर का सप्लाई बढ़ा है, पहले सिर्फ 10 लेबर थे अब 50 लेबर है, तो ग्रोथ हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसका सोर्स क्या है, क्या जो लेबर है वो माइग्रेट होके आया है
या वर्क फोर्स में जो पॉपुलेशन है वो अचानक से बढ़ गया है, किस तरीके का, किस वजह से हुआ है वो ग्रोथ, वो हमें मैटर नहीं करता, या किस टाइप का ग्रोथ हुआ है वो भी मैटर नहीं करता, सिर्फ ग्रोथ हुआ है। एक्सपांड्स द नेशंस वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो वो क्या करता है, अगर ग्रोथ हुआ है तो वो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को कांस्टेंट प्राइसेस यानी पीएक्स एंड पीवाई कांस्टेंट रहेगा, उस कांस्टेंट प्राइसेस पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को इंक्रीज करता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को इंक्रीज करता है। देन नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड टेंड टू डेटेरियोरेट, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हो जाएगा वो डेटेरियोरेट होगा। क्यों? वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ चुका है। जब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ गया कांस्टेंट प्राइसेस पे, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ना यानी आप एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हो, आप इंपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हो। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ चुका है ना, आप इंपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हो, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो डेटीरियोरेट होगा। देखो अब ये किस तरीके से हो रहा है, क्यों जब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एक्सपांड हो रहा है कांस्टेंट प्राइसेस पे तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट क्यों हो रहा है, तो इसको पहले समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहले पीएक्स प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट प्राइस पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है। पहले 60x आप सप्लाई के लिए रेडी थे फॉर 60y, अब 150x आप सप्लाई कर रहे हो 150y के लिए, ठीक है। अब इतनी चीज़ पहले आपको क्लियर होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक साइड है ना, मैं एक और चीज़ आपको समझा देती हूँ, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, ये बाद में हम लोग कवर करेंगे तब जब हम ये इस पे आएंगे। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज हुआ है, अब जब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज हुआ है उसका मतलब क्या है, अब 60x अब 150x आप ज़्यादा सप्लाई कर रहे हो। सप्लाई इंक्रीज होना मतलब, सप्लाई का इंक्रीज होना मतलब प्राइसेस का कम होना, प्राइस ऑफ एक्स कम हो जाएगा, राइट। जब प्राइस ऑफ एक्स कम होगा तो इसका मतलब क्या है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी कम हो रहा है। अब जब प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी कम हो रहा है इसका मतलब है टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड है प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, राइट, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अमाउंट प्राइस ऑफ इंपोर्ट। जब न्यूमरेटर कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, राइट। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट कब होता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड, पहले चीज़ ये समझ लो, डेटीरियोरेट तब होता है, दो सिचुएशंस में होता है, या तो एक्सपोर्ट के प्राइसेस कम हो, गिरे, रिड्यूस हो, या इंपोर्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। जब न्यूमरेटर कम होगा तब ओवरऑल वैल्यू कम होगी, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी। तो इस सिचुएशन में क्योंकि आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है, सप्लाई आप ज़्यादा कर रहे हो, प्राइसेस एक्सपोर्ट के कम होने के चांसेस है। जब प्राइसेस एक्सपोर्ट के कम हो रहे हैं तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। कन्वर्सली, if growth reduces the nation's volume of trade at constant prices, कांस्टेंट प्राइसेस पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो गया है, सप्लाई कम हो गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट का प्राइसेस बढ़ गया तो नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होगा। दिस इज रेफर टू एज टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट ऑफ ग्रोथ, इसे टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ के वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या असर आया, देखो ग्रोथ हुआ, कांस्टेंट प्राइसेस थी, ग्रोथ हुआ तो ज़्यादा आउटपुट बनाया, प्राइसेस कांस्टेंट प्राइसेस पे हमने सेल करने की कोशिश की,
सेल की तो प्राइसेस कम करने पड़े, क्यों? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गया, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हो गया, प्राइसेस कम करना पड़ा। प्राइसेस कम हुआ तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट क्या हो गया? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम हो गया। प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम हो गया तो इसका मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड कम हो गया। अब साथ ही साथ उल्टा भी ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो, जब ग्रोथ हुआ तो आउटपुट इंक्रीज हुआ, किसका? एक्स कमोडिटी का। अब आप क्या करो, 150x देने के लिए आप डिमांड कितना कर रहे हो? 150y डिमांड कर रहे हो। मैं एक ही नेशन की बात कर रही हूँ, मैं जो 60x 60y या 150x 150y था, वो मैं कितने एक्सपोर्ट के लिए कितना इंपोर्ट डिमांड कर रही हूँ। मैं अगर 150x दे रही हूँ तो मैं उसके बदले 150y डिमांड कर रही हूँ। तो जब मैं 150y डिमांड कर रही हूँ तो 150y डिमांड यानी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। सप्लाई वहाँ से नेशन 2 सप्लाई कर पा रहा है क्या? नेशन 2 उतना 150y सप्लाई करेगा क्या? नहीं, उसका ग्रोथ नहीं हुआ है, उसके यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ है, ग्रोथ हमारे यहाँ पे हुआ है। तो ग्रोथ जब हमारे यहाँ पे हुआ है तो आउटपुट ऑफ एक्स बढ़ गया। अब मैं ज़्यादा आउटपुट दे रही हूँ, आपको ज़्यादा राइस दे रही हूँ, समझो हम लोग बार्टर कर रहे हैं, मैं आपको राइस दे रही हूँ, आप मुझे बदले में वीट दे रहे हो। मेरे खेत में राइस का प्रोडक्शन बढ़ चुका है, तो अब मैं रेडी हूँ आपको ज़्यादा राइस देने के लिए, बदले में मुझे ज़्यादा वीट भी चाहिए आपसे, लेकिन आप क्या वो दे पा रहे हो? नहीं, क्योंकि आपके यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ है, तो डिमांड ज़्यादा है, मेरे लिए डिमांड वीट का ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। आप प्राइस को इंक्रीज़ कर दोगे। आप बोलोगे नहीं, अब मैं प्राइस इंक्रीज़ कर देता हूँ, लेना हो तो लो वरना जाने दो, तो इंपोर्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। इंपोर्ट प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब है टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा? रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है इंपोर्ट प्राइस। इस तरीके से टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट होता है ग्रोथ का। The effect of growth on nation's welfare depend on the net result of terms of trade effect and the wealth effect. अब नेशन के वेलफेयर पे किस तरीके से असर पड़ेगा, क्या वेलफेयर इंक्रीज होगा या रिड्यूस होगा, वो डिपेंड करता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड का इफेक्ट कितना है एंड वेल्थ इफेक्ट कितना है। उन दोनों का जो नेट रिजल्ट होगा वो नेशन का वेलफेयर होगा। समझो कि टर्म्स ऑफ ट्रेड डबल इंक्रीज हुआ है और वेल्थ ट्रिपल इंक्रीज हुआ है, तो वेलफेयर इंक्रीज होगा, मतलब उसका नेट रिजल्ट देखा जाएगा। द वेल्थ इफेक्ट रिफर्स टू द चेंज इन द अभी वेल्थ इफेक्ट क्या है? हमने कहा नेट रिजल्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड वेल्थ इफेक्ट। तो वेल्थ इफेक्ट क्या है? वेल्थ इफेक्ट रिफर्स टू द चेंज इन आउटपुट पर वर्कर और पर पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ के वजह से आउटपुट चेंज हुआ है, आउटपुट जो चेंज हुआ है लेकिन वो पर पर्सन कितना चेंज हुआ है वो। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। पहले 10 पीपल थे, वो 100 आउटपुट बना पा रहे थे, पर पर्सन आउटपुट कितना था? पर पर्सन हो गया 100 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ 10। अब जब लेबर ग्रोथ हुआ है वो अब हो गया है, समझो 18 या 20 कर लेते हैं और आउटपुट मोर देन डबल ले लेते हैं, चलो 260 कर देते हैं या 240 कर देते हैं, तो पर पर्सन कितना हुआ? पर पर्सन हो गया 240 डिवाइड बाय 20 विच इज़ नथिंग बट 0 का, दिस इज़ 12, तो 12। तो ये पर पर्सन चेंज क्या आया है? वे ये है वेल्थ इफेक्ट, ये है वेल्थ इफेक्ट। पर पर्सन आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ है वो है वेल्थ इफेक्ट। अब पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट बाय इटसेल्फ टेंड टू इंक्रीज द नेशंस वेलफेयर, ये पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट है। पर पर्सन पहले 10 यूनिट्स बन रहे थे या 10 रुपये आप कह सकते हो, 10 आउटपुट कह सकते हो, अब पर पर्सन 12 आउटपुट बन रहे हैं, तो नेशन का वेलफेयर भी बढ़ चुका है, पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट। अदरवाइज nation's welfare tend to decline or remain unchanged। हो सकता है डिक्लाइन हुआ हो पर पर्सन, या हो सकता है अनचेंज्ड रहा हो। अगर मैं वहाँ पे 240 की जगह पर 200 कर दूँ तो वो भी 10 ही लाएगा, राइट? तो अनचेंज्ड हो गया वेलफेयर। If the wealth effect is positive and nation's terms of trade improve as a result of growth and trade,
नेशंस वेलफेयर विल डेफिनेटली इंक्रीज। यानी वेल्थ इफेक्ट पॉजिटिव है। वेल्थ इफेक्ट क्या है? वेल्थ इफेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट लिख लेते हैं एंड रिजल्ट लिख लेते हैं। तो क्या होगा अगर वेल्थ इफेक्ट पॉजिटिव है, यानी इंक्रीज, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वो पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट था। टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हुआ है तो रिजल्ट क्या होगा? वेलफेयर इंक्रीज। वेलफेयर ऑब्वियसली इंक्रीज होगा क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड भी इंक्रीज हुआ है, वेल्थ इफेक्ट भी इंक्रीज हुआ है, तो वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। इफ़ दे आर बोथ अनफेवरेबल नेशंस वेलफेयर विल डेफिनेटली डिक्लाइन। तो अगर ये नेगेटिव है, ये डेटीरियोरेट हो रहा है, तो क्या होगा? वेलफेयर डिक्लाइन होगा। वेलफेयर डिक्लाइन होगा। If wealth effect and terms of trade effect move in opposite direction, nation's welfare may deteriorate, improve or remain unchanged depending on relative strength of these two opposing factors. तो अगर समझो ये पॉजिटिव है और ये डेटीरियोरेट हो रहा है, तो डिपेंड करता है कौन सा ज़्यादा है, या ये नेगेटिव है और ये इम्प्रूव हो रहा है, तो डिपेंड करता है कौन सा ज़्यादा है, उसके बेसिस पे या तो वो इम्प्रूव होगा, या तो रिड्यूस होगा, या तो अनचेंज्ड रहेगा। किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कि समझो ये ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लाया है, ये डेटीरियोरेशन कम है, तो वेलफेयर इंक्रीज होगा। यानी किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसके बेसिस पे इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। For example, if only labor doubles in nation 1, the wealth effect by itself tend to reduce nation one's welfare. तो अगर समझो सिर्फ लेबर डबल हुआ है नेशन 1 में, तो वेल्थ इफेक्ट क्या करेगा? लेबर डबल हुआ है, वेल्थ इफेक्ट बाय इटसेल्फ रिड्यूस करेगा उसका वेलफेयर। क्यों? क्योंकि वेल्थ इफेक्ट रिड्यूस होगा, पर पर्सन जो आउटपुट बन के मिल रहा था वो रिड्यूस होगा। दिस इज़ द केस शोन इन 7.4। फिगर 7.4 पे जाता है और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, मैं ये सारी चीज़ें निकाल देती हूँ। यस, सो लेबर पहले जितना भी था, समझो 10 था, आउटपुट कितना बन रहा था? आउटपुट बन रहा था 130। अब जो लेबर है, लेबर डबल हुआ है 20, तो आउटपुट कितना बन रहा है? 270। किस तरीके से डेटीरियोरेट होता है आइए चल के देखते हैं। तो पहले लेबर था 10, हम अजम्पशन लेते हैं, लेबर डबल हुआ है, राइट, तो आफ्टर ग्रोथ 20 हो गया। पहले लेबर जब 10 था तो वो कितना आउटपुट उसके पास था, कितना पर पर्सन आउटपुट अवेलेबल था, मतलब कंजम्पशन के लिए कितना आउटपुट अवेलेबल था? तो 70x अवेलेबल था। तो 70 डिवाइड बाय 10 कर दो तो पर पर्सन 7 यूनिट्स अवेलेबल थे। ठीक है, अब जब लेबर डबल हो गया है, कंजम्पशन कितना कर रहे हैं? 120 कर रहे हैं, राइट। 120 पर पर्सन 120 आउटपुट कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। आउटपुट अवेलेबल 120 है, सो पर पर्सन कितना अवेलेबल है? तो 120 बाय 20 करेंगे तो 6 यूनिट्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये नेट वेल्थ इफेक्ट डेटीरियोरेट हो रहा है। हम प्रोडक्शन की साइड नहीं लेंगे, 270 एंड 130 ऐसा प्रोडक्शन की साइड नहीं लेंगे, हम कंजम्पशन का साइड लेंगे कि कितना आउटपुट अवेलेबल है पर पर्सन, वो हम लेंगे। ठीक है, आउटपुट पर पर्सन कहा गया है। मैं वो सेंटेंस फिर से आपको दिखा देती हूँ। वेल्थ इफेक्ट क्या है? रिफर्स टू चेंज इन आउटपुट, कितना आउटपुट पर वर्कर या पर पर्सन अवेलेबल है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है लेबर डबल्स इन नेशन, वेल्थ इफेक्ट क्या हो गया है? रिड्यूसेस द नेशन वंस वेलफेयर। तो वो हमने देख लिया क्योंकि 7 से 6 हो गया।
This was the case shown in 7.4. Furthermore, since this type of growth tends to expand the volume of trade, ये भी हमने देखा था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एक्सपांड हुआ था, राइट. 60x एंड 60y के लिए 150x 150y. तो मैंने आपको अभी समझाया, जब 150x हम ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम होगा क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो रहा है ना, एंड हम डिमांड कर रहे हैं उसके बदले 150y. तो क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगा प्राइस ऑफ y बढ़ जाएगा, जब यानी प्राइस ऑफ इंपोर्ट बढ़ जाएगा. ये चीज़ टर्म्स ऑफ ट्रेड को डेटीरियोरेट करेगा. तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट हो रहा है. वेयर वाज आई? हाँ. Furthermore, since this type of growth tends to expand volume of trade of nation 1 at PM is equals to PB is equals to 1, same commodity prices पे nation 1's terms of trade also tend to decline. तो नेशन 1 का टर्म्स ऑफ ट्रेड भी डिक्लाइन हो रहा है. हम प्रोवाइड सेम प्राइस पे कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर प्रोवाइडिंग प्राइस हम समझ के चल रहे हैं कि कम होगा, बढ़ेगा, इस वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट होगा. दस द वेलफेयर ऑफ नेशन 1 विल डिक्लाइन बोथ रीजन. तो आपका वेल्थ इफेक्ट भी कम हो रहा है, आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट भी डेटीरियोरेट हो रहा है, तो वेल्थ इफेक्ट कम होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, ये वाला सिचुएशन. Figure 7.5 is identical to 7.4 except that now nation 1 is assumed to be large enough to affect relative commodity prices. ये सेम है, लेकिन अब जो नेशन 1 है वो लार्ज नेशन है, तो वो अफेक्ट कर रहा है प्राइसेस को. ये वाला फिगर है. With terms of trade deteriorating from PM is equals to PB is equals to 1 to PN is equals to half with growth and trade, nation 1 produces at N. तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट हो रहा है. लाइक पहले 60x 60y प्रोवाइड कर रहे थे, अब जो है नेशन 1 जो है वो हाफ पे इस पॉइंट पे अब प्रोवाइड कर रहा है. और टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट हो चुका है, 1 से हाफ हो चुका है. विथ ग्रोथ एंड ट्रेड, तो आफ्टर ग्रोथ एंड ट्रेड वो हाफ हो चुका है. नेशन 1 प्रोड्यूसेस एट N, एक्सचेंजेस 140x फॉर 70y विथ नेशन 2 एंड कंज्यूम्स एट T ऑन इंडिफरेंस कर्व 4. तो अब वो T पे कंज्यूम कर रहा है. देखो हुआ क्या है इधर एग्जैक्टली. पहले वो B पे प्रोड्यूस कर रहा था, राइट. 130x एंड 20y वो दे रहा था. y प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है. अब इस जब ये प्रोडक्शन हो रहा था x एंड y का, तब PB इज इक्वल्स टू 1 पे, दिस इज बिफोर ग्रोथ, कितना वो एक्सचेंज कर रहा था 60x फॉर 60y, ठीक है. तो वो कंज्यूम कहाँ कर रहा था, कंजम्पशन वो 70x एंड 80y पे कंज्यूम कर रहा था. तो ये बिफोर ग्रोथ की बात हुई. अब ये बिफोर ग्रोथ है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये बिफोर ग्रोथ की बात है. अब आफ्टर ग्रोथ, आफ्टर लेबर ग्रोथ क्या हो रहा है, आफ्टर ग्रोथ वो M पे प्रोड्यूस ना करके वो N पे प्रोड्यूस करेगा. क्यों? क्योंकि आफ्टर ग्रोथ वो रिलेटिव, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो रिलेटिव प्राइसेस को अफेक्ट कर रहा है. किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, वो जो प्राइसेस है उसको कम कर रहा है. वो 1 पे ना प्रोड्यूस करके हाफ पे प्रोड्यूस कर रहा है. वो ज़्यादा स्पेशलाइज ना करके वो इधर ही स्टॉप हो जा रहा है, क्योंकि वो लार्ज नेशन है. जैसे हमने पिछले वीडियोस जब हम कर रहे थे, और पिछले टाइम हमने जो कैसे रिलेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है 2 नेशंस पे,
तो आपको याद होगा हम कुछ इस तरीके से करते थे। एक नेशन वन, यहाँ पे ये नेशन वन होता था, उसका प्रोडक्शन फ्रंटियर इस तरह था, वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा था, वो इधर जाता था। नेशन टू समथिंग वाज लाइक दिस, वो इधर प्रोड्यूस कर रहा है, वो इधर जा रहा है, एंड बीच में कहीं पे दोनों लार्ज नेशन थे, इस वजह से वो अफेक्ट कर रहे थे प्राइसेस को, इस वजह से कहीं पे बीच में इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता था। अब जो ये नेशन है, वो ये नेशन लार्ज नेशन है, वो कहीं पे इधर PB इक्वल टू 1 पे वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो स्पेशलाइज, हम एक बार फिर से डायग्राम देख लेते हैं, मैं एक बार फिर से कवर कर लेती हूँ। वो इधर प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो वो स्पेशलाइज करेगा, स्पेशलाइज करने के साथ साथ ही वो ऑब्वियस है अगर ग्रोथ ना होता तो वो स्पेशलाइज करके नीचे जाता कहीं पे इधर, लेकिन अब ग्रोथ हुआ है, तो ग्रोथ होने के साथ साथ ही द नेशन इज समवेयर, इफ़ वो सेम PX बाय PY पे रहता, यानी सेम स्लोप पे रहता, सेम रिलेटिव प्राइस पे रहता, तो वो M पॉइंट पे प्रोड्यूस करता। लेकिन क्योंकि वो इफ़ेक्ट कर रहा है प्राइस को, लार्ज नेशन है, तो वो N पे प्रोड्यूस करेगा, वो थोड़ा प्राइस ऑफ X उसका क्या होगा, प्राइस ऑफ X उसका वो कम होगा, प्राइस ऑफ Y उसके लिए बढ़ जाएगा, और जब ये होगा तो इवेंचुअली पूरा वैल्यू कम होगा। कैसे ये हाफ क्यों हुआ है वो आप देख लो। पहले ही क्योंकि वो लार्ज नेशन है, लेबर डबल हो गया। जब लेबर डबल हो गया तो प्राइसेस कांस्टेंट नहीं रहेंगी। लेबर डबल हो गया तो लेबर एक साइड क्या करेगा, एक साइड लेबर एक साइड लेबर जो है वो X का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, X का प्रोडक्शन बढ़ेगा, X कमोडिटी का नेशन वन X में स्पेशलाइज कर रहा है, तो X का सप्लाई बढ़ेगा। जब X का सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड सेम है, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड सेम है, X का सप्लाई, मेरे नेशन लार्ज नेशन हूँ मैं, तो लार्ज नेशन से सप्लाई बढ़ गया तो क्या होगा, प्राइस ऑफ X कम हो जाएगा क्योंकि सप्लाई बढ़ गया है। दूसरे साइड लार्ज नेशन है, बहुत सारे लोग हैं, तो Y का डिमांड बढ़ेगा। Y का डिमांड जब बढ़ेगा, दूसरा नेशन जो है जो Y में स्पेशलाइज कर रहा है वो उतना सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो प्राइस ऑफ Y क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। जब प्राइस हम PX बाय PY लिखते हैं, वो स्लोप जो रिलेटिव प्राइस है, जब ये वैल्यू कम हो रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो हमारा रिलेटिव प्राइस जो है या टर्म्स ऑफ ट्रेड कह सकते हैं वो कम हो रहा है। 1 से हाफ कैसे आया, आई होप आपको समझ में आया है। और अब वो प्रोड्यूस कहाँ कर रहा है, 240X एंड 30Y। क्यों 30Y, क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है। देख लो, लार्ज नेशन है, उसने डिमांड बढ़ा दी है, इस वजह से अब बाहर से तो वो डिमांड केटर नहीं हो रहा है क्योंकि बाहर वाले उतना प्रोवाइड नहीं कर रहे, जिस वजह से प्राइस बढ़ चुका है, तो उसने घर पे ही वो चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी, इंक्रीज़ कर दी, 30Y बनाया है। साथ ही साथ X का भी इंक्रीज़ हुआ है प्रोडक्शन। कंज्यूम कहाँ कर रहा है, अब वो कितना दे रहा है, कितना प्रोवाइड कर रहा है। अब क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड हाफ हो गया है तो वो N पे प्रोड्यूस कर रहा है, यानी यहाँ पे जो पॉइंट N है वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, ये पॉइंट है N, 240 एंड 30, और कितना गिव अप कर रहा है, वो 140X दे रहा है अगेन 70Y, क्योंकि हाफ है प्राइस, राइट। इसका मतलब क्या है, PX बाय PY हाफ है, एक PX के लिए हाफ PY है, इस तरीके से आप ले सकते हो। तो वो 140X के लिए हाफ PY खरीदेगा, यानी 70 PY होगा, यानी कुछ इस तरीके से
आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो जब 1 था तब 60x 60y हो जाएगा। जब px/py हाफ है तो जितना वो x प्रोवाइड कर रहा है उतना हाफ वो y खरीदेगा, क्योंकि हाफ द y का प्राइस है। तो यहाँ पे 140x वो दे रहा है, तो ही इज़ कंज्यूमिंग एट 100x एंड 30 से हाफ 70, 30 + 70 100y वो डिमांड कर रहा है। तो T पॉइंट पे उसका कंजम्पशन है ऑन द इंडिफरेंस कर्व, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व 4। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। हाफ हो गया विथ ग्रोथ एंड ट्रेड। नेशन 1 प्रोड्यूसेस एट 10, एक्सचेंजेस 140x फॉर 70y विथ नेशन 2 एंड कंज्यूम्स एट T on indifference curve 4. See the top panel. Since the welfare of nation 1 declined, that is wealth effect was negative. क्या wealth effect negative है अब हम देखेंगे। लेबर डबल हुआ है, हमने कंजम्पशन की बात की, राइट। तो समझो पहले लेबर था 10 और कंजम्पशन हो रहा था कितना 70x। अब लेबर कितना हुआ है 20, डबल हो गया है, लेकिन कंजम्पशन है 100। तो डिवाइड करके देखते हैं। 70 इसका हो गया 70 डिवाइड बाय 10 7, 100 डिवाइड बाय 20, 100 डिवाइड बाय 20 कितना होता है 5। तो आप देख सकते हो वेल्थ इफेक्ट कम हो गया है, राइट। वेल्थ इफेक्ट कम हो गया है, तो वेल्थ इफेक्ट नेगेटिव है। इवन व्हेन इट वाज टू स्मॉल टू अफेक्ट इट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो जब स्मॉल था, मतलब पिछला वाला डायग्राम था, उसमें भी वेल्थ इफेक्ट नेगेटिव था। लार्ज नेशन है तब भी वेल्थ इफेक्ट नेगेटिव है। नाउ इट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑल्सो डेटीरियोरेटेड, द वेलफेयर ऑफ नेशन 1 डिक्लाइन इवन मोर। टर्म्स ऑफ ट्रेड भी डेटीरियोरेट हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने भले ही पहले 60x 60y प्रोवाइड कर रहा था, अब 140x एंड 70y प्रोवाइड कर रहा है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड भी डेटीरियोरेट हो रहा है, राइट। वेलफेयर क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें नेगेटिव जा रही है, दोनों डेटीरियोरेट हो रहा है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्लाइन, टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं, वेलफेयर क्या होगा, वेलफेयर डिक्लाइन होगा, इवन उससे ज़्यादा डिक्लाइन होगा। This is reflected by indifference curve 4 being lower than the indifference curve 7. तो आप ये कैसे पता चल रहा है कि वेलफेयर कम हुआ है, यानी कम कंज्यूम कर रहे हैं। इस कर्व पे पहले था, स्मॉल नेशन था तब इस कर्व पे था, अब लार्ज नेशन होने के बाद इस इंडिफरेंस कर्व पे आया। आप देख सकते हो वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है, तो वेलफेयर कम हुआ है। The bottom parallel of 7.5 shows with offer curve the effect of this type of growth on volume and terms of trade when nation 1 does not affect the terms of trade and when it does. तो इधर से आपको पता चल रहा है कि जब वो टर्म्स ऑफ ट्रेड अफेक्ट नहीं कर रहा है तो वो इधर से ई पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है, जेड पॉइंट पे। लेकिन जब टर्म्स ऑफ ट्रेड प्राइस अफेक्ट कर रहा है, रिलेटिव प्राइस अफेक्ट कर रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड अफेक्ट कर रहा है, तो वो अब इस पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो इवन वर्स हो गया। तो ये हमने कवर कर लिया है लार्ज नेशन, लार्ज कंट्री केस। आपको अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो आप लाइक कर दीजिए। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट पे ज़रूर बताइए कौन सा पार्ट आपको नहीं समझा है। मैं फिर से वीडियो लाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। कमेंट पे मुझे ज़रूर आना चाहिए कि मैम फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कीजिए, ये पार्ट या पूरा पार्ट जो भी है। एंड अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझे। आप अगर न्यू हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कवर कर रही हूँ पूरा बुक। अब तक 7 चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए हैं और साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट किया है। तो जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करती जाऊँ आप तक नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।